सब आ गए तो शुरू करें। पढ़ाई से नहीं, पहले ये बताओ नींद अच्छी आई? कोई नया सपना ऐड किया? कल की गलतियों पे थोड़ा विचार किया? अगर हाँ तो कल से बेहतर हो तुम आज। तो अपना ना आज का टॉपिक है एक्सरेस। होपफुली सभी ने देखा होगा, सुना होगा। तो सुना तो सब ने है। जिन जिन लोगों ने देखा है, पहले मेरे को ये बताओ यार, तुम्हारी आँख किससे बनी है? कैसे देख लिया यार तुम एक्सरेस? एक्सरेस दिखती थोड़ी है। जो तुमने देखा है वो एक्सरे की मशीन होती है, और जो प्लेट पे आता है वो उसकी फ़ोटोग्राफ होती है। एक्सरेस हमको कभी नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करते। और अगर विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करते तो वो कहाँ लाई करते हैं? यहाँ पे। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो हम ऐसे रेडिएशंस को बोलते हैं एक्सरेस। अब इसकी जो डिस्कवरी है ना, बहुत एक्सीडेंटली हुई थी। टाइमलाइन अपन चलते हैं 1895 में, और साइंटिस्ट का नाम है विल्हेम रोंगन। रॉन्ग टर्न मत पढ़ लेना, रोंगन है, इसमें टी साइलेंट होता है। तो ये क्या कर रहे थे, इनके पास एक सेटअप था डिस्चार्ज ट्यूब वाला। इसमें ये रेरिफाइड गैसेस, ठीक है, रेरिफाइड गैसेस वो गैसेस होती है जिनकी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है, ठीक है। तो वो रेरिफाइड गैसेस पे क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब में अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, एक मेटल प्लेट है, ये अपना कैथोड है, तो इसको नेगेटिव चार्ज, ये ट्यूब कनेक्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज से। तो इन्होंने ये देखा ना कि यहाँ पे तो इल्यूमिनेशन आ रहा था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा गैसेस व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस देते हैं, मतलब यहाँ पे लाइट्स आ जाती है। तो ये सब तो ठीक था, पर उनको क्या लगा ना कि ये जो एमिट हो रही थी, इनको इन्होंने बोला कैथोड रेस। इनको एक डाउट आया कि ना कैथोड रेस के साथ ना कुछ और भी एमिट हो रहा है जो कि इनविजिबल है, लेकिन हो तो रहा है। तो अब वो पता कैसे लगाएं? तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे ट्यूब को ब्लैक कार्डबोर्ड से ढक दिया, पूरे ट्यूब को। तो ब्लैक कार्डबोर्ड से ढकने के बाद क्या हुआ कि जो विजिबल लाइट थी वो तो अंदर पैक हो गई, पर यहाँ जो स्क्रीन थी ना वो इल्यूमिनेट हो गई। तो मतलब कोई ना कोई तो चीज़ है, कोई तो भी एक ऐसी रेज है जो जा रही है और इसको क्या कर रही है, इल्यूमिनेट कर रही है, या इस प्लेट पे कोई ना कोई इफेक्ट ला रही है। तो उनको समझ तो नहीं आया कि ये रेस कौन सी है। तो जैसे कि मैथ्स में अपने को कोई क्वांटिटी पता नहीं होती तो हम क्या कर लेते हैं, उसको सपोज कर लेते हैं ना कि वो x हो। हमको किसी का y नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं, उसको सपोज कर लेते हैं कि वो x है। ये वाला x ज़्यादा बेटर है ना, इस पर ध्यान दोगे तो नंबर भी आएगा। तो इन्होंने ये रेडिएशंस को उस समय नाम क्या दे दिया, एक्स रेस। तो ऐसे इनका नाम पड़ा एक्स रेस, और अभी तक हम उसको यूज़ करते ही आ रहे हैं इस नाम को, ठीक है। तो ये तो थोड़ी बहुत कहानी थी। अब अपन आते हैं कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, एक्सरेज बनती कैसे। तो इसके लिए रोंगन ने एक सेटअप तो किया था, पर उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छा, इसके लिए इनको शायद नोबेल प्राइज भी मिला था ना। तो इसका एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होता है कुलिक ट्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कुलिक ट्यूब बोलते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही सिंपल सेटअप है, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक ट्यूब बना लेते हैं यार पहले, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक फिलामेंट लगा दिया, ठीक। इसको बाहर से दे दी पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को मैं नाम दे देता हूं VF, ठीक है, फिलामेंट का पोटेंशियल। यहां पे लगा दिया कैथोड। कैथोड या कॉलीमीटर भी बोलते हैं। अब कॉलीमीटर, इसको क्यों, कॉलीमीटर का एक्चुअल काम क्या रहता है ना, वो बीम, जो भी रेज जाती है ना उसको एक बीम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फोकस करने काम आता है। और यहाँ पे रहा एक एनोड का मटेरियल, ठीक, और ये है अंदर अपना टारगेट मटेरियल। देखो ये पूरा एनोड है ना,
और ये टारगेट मटेरियल है। ये यूजुअली कॉपर का बना हुआ रहता है और ये टारगेट मेटल रहते हैं हैवी एटम। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि हम टारगेट मटेरियल को सेलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो ये जो था कैथोड था, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एनोड को कर दिया पॉजिटिव से कनेक्ट। ठीक है, इसके अंदर एक वैक्यूम भी बना था जो नियरली 10⁻⁻⁶ mm ऑफ Hg का था। ठीक, ये जो पोटेंशियल है ये लो टेंशन बैटरी से आता है और ये हाई टेंशन बैटरी से आता है। ठीक है, सॉरी, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब अपन ने सेटअप को किया चालू। एक और चीज़ रहती खास बात यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हाल फिलहाल नाम दे देता हूँ रेडिएटर, फिर बाद में और बताऊंगा क्या है ये। तो इसको हमने चालू किया सेटअप को, ये भी चालू किया, तो फिलामेंट क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हीट होगा, हीट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया एमिट, इसका पोटेंशियल मैं नाम दे देता हूँ VA। ठीक है, इस VA का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, और हम इसको VA क्यों लिख रहे हैं ये बहुत बाद में हमको पता चलेगा जब अपन न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस पर। तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे कैसा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, यहाँ आके टकराएंगे। ठीक है, टकराने पे क्या होगा, इनकी एनर्जी कुछ पार्ट जो रहेगी एनर्जी की वो लूज हो जाएगी। देखो दो पार्ट होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से टकराया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी एनर्जी। वो लूज कैसे, किस किस फॉर्म में होगी, कुछ भाग तो किस में जाएगा, इसमें चल देगा, किस में, एनोड मटेरियल में चल देगा, जो कि इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, जब वो टकराएगा तो अचानक से कोई चीज़ कोलाइड करती है तो क्या होता है, मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो वैसे इसमें भी जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो इन फॉर्म ऑफ हीट हो जाएगा। ठीक, और बचा हुआ एनर्जी क्या होगा, फोटोन के रूप में निकल जाएगा, और यही फोटोन को हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज। क्यों, क्योंकि वो उस रेंज पे लाई करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा एक समअप करते क्या हुआ, कूलिंग ट्यूब में फिलामेंट था, उसको हमने हीट किया, हीट करने पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। अच्छा, एक और कंसिडरेशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है तब जब इनको फिलामेंट एमिट कर रहे हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो नेग्लिजिबल वेलोसिटी से आए। ठीक है, नेग्लिजिबल वो रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, जो भी इनका वेलोसिटी है वो किसकी वजह से, इस VA पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक, तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के टकराए, जब एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो इन लोगों कुछ एनर्जी को लूज भी किया इम्पैक्ट में, वो जो एनर्जी लूज हुआ वो इसमें क्या हो गया, हीट के फॉर्म में चले गया, और यहाँ क्या हो गया, जो इधर से कन्वर्ट हुआ फोटोन के रूप में। ठीक है, वो फोटोन का जो एनर्जी था वो किस रेंज पे लाई किया, ठीक है, इस रेंज पे लाई किया, उसका जो वेवलेंथ था वो, तो उसको किस में हमने गिन लिया, एक्स रेज पे गिन लिया। अब ये क्या है, रेडिएटर, जब टारगेट मटेरियल पे हिट हो रहा है तो क्या हीट रिलीज हो रही है, उस हीट को कौन ले जा रहा है, ये कॉपर। अब कॉपर भी तो हीट हो रहा है ना, अब लाइन से बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल उस पर गिर रहे हैं तो क्या होगा, हीट इफेक्ट आएगा इस पर। उस हीट को कम करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ठंडे पानी की धार को बहा देते हैं, तो ये पानी क्या करता है, उसका हीट एब्जॉर्ब करके ले जाता है। मॉडर्न सेटअप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं कॉइल करके, और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफर लगा देते हैं, तो वो सेटअप थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाता है और एक रेडिएटर का सेटअप आ जाता है। बट कूलिंग ट्यूब में क्या था, यहाँ से एक पानी का वो एक स्टैंड जैसा रहता है, यहाँ से ट्यूब सा पार होते रहता है, उससे पानी आता है, पानी जाता है, तो ये क्या करता है, प्रॉपरली इसका हीट को क्या करते रहता है, रेड्यूस करते रहता है। अब आई टारगेट मटेरियल की बारी, कि हम टारगेट मटेरियल कैसा सेलेक्ट करें, टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हर मटेरियल एक्सरेस नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसकी कुछ कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो होना चाहिए इसका एक हाई एटॉमिक नंबर, दूसरा रहता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, फिर होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक और पॉइंट अगर ऐड करना चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो, हाई हीट कैपेसिटी, हाई
हीट कैपेसिटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्यों जरूरी है? अब ये हीट हो रहा है, अगर ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा उस तरफ तो यही एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहीं पे इसमें हीट पूरी यहीं पे जमा हो जाएगी। तो हमको टारगेट मटेरियल ऐसा चाहिए जो क्या करे, जितनी भी इसमें हीट है उसको तुरंत किस पे ट्रांसफर कर दे, इस मटेरियल पे कर दे। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों जरूरी है? अब इसका टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, इसमें हीट आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा हमको। हीट कैपेसिटी मतलब हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी भी इनमें ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर पे और डिटेल में अपन जान चुके हैं। अब ये हाई एटॉमिक नंबर क्यों, ये जानने के लिए ना बहुत सारी थ्योरी जाननी पड़ेगी। ठीक है, बोलने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बट वो आप लोगों के साथ धोखा होगा। तो अगर इसके बारे में हम ना बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक कूलिंग ट्यूब का आपको सेटअप समझ आ गया कि एक्सरेस ऐसे प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब एक चीज़ और, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, जो इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी पता है ना आप लोगों को क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। हमारे डेफिनेशन में एनर्जी वाला काम तो है ही है, लेकिन साथ में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिर रहे हैं उस पर। ठीक है, इस टारगेट मटेरियल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, इंटेंसिटी होगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? अब ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इस पे ना डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर अपन फिलामेंट करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी क्या होगा, उतना बढ़ जाएगा। अगर इसकी पोटेंशियल को भी बढ़ाते हैं हम लोग, फिलामेंट पोटेंशियल को भी बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो हमको अगर इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं। मॉडर्न सेटअप में कंबाइंड रहता है वो, तो इस पोटेंशियल से ही सब मैनेज हो जाता है। बट कूलिंग ट्यूब में क्या था, जो ये फिलामेंट का पोटेंशियल और करंट है, इससे हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक, इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, टकरा रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, पर एक्सरेस बन कैसे रही है, हो क्या रहा है भाई, मतलब टारगेट मटेरियल के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है? ठीक है, तो अब अपन उस बात पे जाएंगे। तो अपना बात तो सेटअप हो गया था भाई कि कूलिंग ट्यूब में क्या हुआ और एक्सरेस कैसे डेवलप हुई। ठीक है, अपने को अब ये जानना था कि एटम के अंदर हो क्या रहा है। एक और चीज़ उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो हमने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो उसमें हमको ये ग्राफ मिला कुछ ऐसा। ठीक है, ये वेवलेंथ, ये इंटेंसिटी, इस पॉइंट को नाम दिया इन्होंने लैम्डा सी, इसको बोल दिया के अल्फा, इसको बोल दिया के बीटा। ऐसा कुछ ग्राफ मिला। अब सबके दिमाग में आ गया कि यार ये ग्राफ ऐसा ही क्यों दिख रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों दिख रहा है, सब साइंटिस्ट को भी ये लगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों दिख रहा है, इसमें ये पीक्स क्या चीज़ की आ रही है, इसको लैम्डा सी क्यों बोल रहे हैं हम लोग। तो ये अब अपन धीरे धीरे, एक्चुअल में ये चैप्टर यही है, इसी ग्राफ के ऊपर जो स्टडी है ना, यही इस चैप्टर का हमारा मेन मोटो है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब जानेंगे कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन टकराया उससे हुआ क्या। अभी तक क्या बात थी कि जो फिलामेंट है उसने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया विथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी। जो Va अपना पोटेंशियल था उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके आ गया किस पे, मेटल टारगेट पे टकराया तो उसने कुछ एनर्जी लूज की इन फॉर्म ऑफ हीट, और जो बाकी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फोटोन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक्सेलरेट किया है V पोटेंशियल से, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, EV, इसको A लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि A से एक्सेलरेट किया था। अगर EVA उसकी एनर्जी है तो उसमें उसकी कुछ वेलोसिटी भी आई होगी ना, तो हम वेलोसिटी आई मतलब हमको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, EVA। अब सीन समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये आया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा, काम चलो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है एक बार सोच के देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आया किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएगा, ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। चलो सबसे पहले इस पे ही बात करते हैं अपन कि मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन से वो नहीं टकराया, ठीक है, तो क्या होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ v वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है, उसकी मान लेते हैं अपन इनिशियल एनर्जी है E1 और ये कुछ v वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक। तो अगर वो नहीं टकरा रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा। तो ऐसा तो नहीं कि वो सीधा सीधा आर पार हो जाएगा, होगा क्या कि जब वो पार्टिकल यहाँ कहीं आएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा उसको, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज से भरा है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज से। तो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसका जो पाथ था, इसकी एनर्जी ये क्या कर लेगा, खींच लेगा, कम कर देगा, डी एक्सेलरेट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाला था लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या होता है, इसकी पाथ क्या हो जाती है, डिविएट हो जाती है, ठीक। तो मान लो ये v1 वेलोसिटी से चल रहा था, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2, एनर्जी क्या हो जाएगी, E2। एनर्जी में चेंज कितना आया, क्या E1 माइनस E2। अगर एनर्जी डिफरेंस इतना है तो क्या इससे h न्यू का फोटोन निकलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। इस चीज को बोलते हैं हम लोग ब्रेमस्ट्रॉल लंग रेडिएशन। नाम बहुत डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है, ब्रेमस्ट्रॉलिंग, बट इसका नाम ना तोड़ेंगे ना तो ये क्या होता है, ब्रेम मतलब होता है ब्रेक लगाना, स्ट्रॉलिंग मतलब होता है रेडिएशन, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के विसिनिटी से गुजर रहा है तो क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है, वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट हो जाएगा। वो डी एक्सेलरेट होने के वजह से जो रेडिएशन ये एमिट करेगा इसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन बोलते हैं। इसकी जितनी भी नोट्स है उसकी लिंक मैं ना वीडियो में डाल दूंगा, आप वो नोट्स से और देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कंसेप्ट समझ आना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि ब्रेमस्ट्रॉलिंग, ब्रेम्स मतलब होता है ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाया किस पे, अपन ने इलेक्ट्रॉन पे, उससे रेडिएशन एमिट हुई, इसी को हमने क्या बोला, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन, ठीक है, इजी। अब वो केस लेते जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन आया और किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्चुअल में तीन होगी, ठीक है। या तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे जैसे ही टकराएगा ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है। किस फॉर्म में लूज करेगा, एक तो इसमें ट्रांसफर करेगा जो कि हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, और जो बची एनर्जी रहेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हार्डली ये 1 to 10% कन्वर्ट हो पाती है, बट जितनी भी कन्वर्ट तो हो रही है। उसके बाद क्या होगा, इससे टकराया, अब एनर्जी बच भी तो गई होगी ना, जो इसने लूज किया उसी का कुछ भाग क्या हो गया, फोटोन में कन्वर्ट हो गया। जितना मान लो इसका 10 एनर्जी से आ रहा था, ठीक है, मान लो इसने 5 को क्या कर दी, लूज कर दी, तो ये जो 5 है ना, इसमें से क्या होगा, कुछ भाग किस में जाएगा, फोटोन में, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब ये हमारे बस में तो नहीं है कि कितना वेस्ट होगा हीट के फॉर्म में और कितना फोटोन के भाग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कितना ये लूज करेगा। अब जो बची एनर्जी थी उससे क्या करेगा, ये फिर किसी और से टकराएगा, और ऐसे ही जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाता तब तक क्या करेगा, साइमल्टेनियसली कोलिजन्स करते रहेगा, ठीक है। एक तो ये किस्सा हो गया। एक और सीन क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आया, इस इलेक्ट्रॉन पे टकराया और अपनी पूरी एनर्जी इस पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, पूरी एनर्जी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया।
तो उससे क्या होगा, फिर कुछ भाग जो जितनी भी कन्वर्ट किया होगा वो एनर्जी को, जितनी भी वो लूज़ किया होगा, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लूज़ किया, उसमें से कुछ भाग किस में जाएगा, हीट में, और कुछ भाग किस में जाएगा, फोटोन में। तो ऐसे क्या होगा, हमारे को एक फोटोन फिर से मिल जाएगा। तो ये दो तरीके थे जिससे कि क्या हो रहा है, हमको फोटोन मिल जा रही है। अब अपन ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ke, ठीक है। कब, जब वो Va पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो गया, एक्सेलरेट हुआ, ठीक। अब ये सोचो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन कब मिलेगा हमको। सीन क्या था कि जितनी एनर्जी से आई उसमें से कुछ भाग क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, उसमें से कुछ भाग कहाँ जाता है, हीट में, और बचा कुचा कहाँ जाता है, जो भी रहता है वो फोटोन के भाग में कन्वर्ट होता है। तो ये सोचो अगर बहुत स्पीड से आ रहा है पार्टिकल और ये कंडीशन हो जब वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी क्या कर दे, इसमें ट्रांसफर कर दे, तो क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हमको क्या मिलती है कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है हमारी, काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर रहा है, जब वो मैक्सिमम है तब हमको क्या मिलेगा, ई मैक्स मिलेगा। ई मैक्स क्या है, जो रेड्यूस हो गई किस में कन्वर्ट होने के लिए, फोटोन में, तब हमको क्या मिलेगा, एच न्यू मैक्स मिलेगा, ठीक है। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तब हमको जो फोटोन मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ये EVA के बराबर रहेगा। अब न्यू को क्या हम लोग C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। अब ये सोचो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो क्या लैम्डा का मिनिमम होना जरूरी है। तो इस इक्वेशन का क्या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, HC बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल टू क्या, EVA। अब पलटी मारते हैं इधर तरफ कि ये लैम्डा मिनिमम का कंडीशन हमको मिलने वाला है इक्वल टू HC अपॉन EVA। अब अगर H प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू पता है आपको 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। या तो फिर इसका एक और वैल्यू होता है ना 4.1 समथिंग 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो इतना सब तामझाम अगर याद नहीं रहता तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लो तुम लोग, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तुम्हारा ये है कि जो HC है इसको हम लिखते हैं 12413 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन जनरल हम लोग इसको 12400 भी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो HC का क्या यूनिट हो गया, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो HC के बदले हमने क्या लिख दिया, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। नीचे अपना क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इसका चार्ज E और V अपना पोटेंशियल है, तो क्या E से E निपटा। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जो लैम्डा मिनिमम है वो किसके बराबर हो गया, 12400 अपॉन V एक्सेलरेटिंग, जो कि किस में रहेगा, वोल्ट्स में। और ये आंसर किस में आ रहा है हमारा, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे V इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये V वोल्ट वोल्ट कट जाएगा। तो ये देखो ये क्या मिल गई हमको, एक मिनिमम लैम्डा की क्या मिल गई, लिमिट मिल गई, जो कि थी ये जो हमने लैम्डा लिखा था ना, लैम्डा C या लैम्डा C लिखे थे ना उस समय, कट ऑफ। इसको लैम्डा C क्यों लिखे, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इससे हमको क्या मिली, एक लैम्डा मिनिमम की क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई कि एक डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे हमको मिनिमम इतना लैम्डा मिलेगा, इससे कम वाला वेवलेंथ हमको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये जो लैम्डा मिनिमम है, ठीक है, ये जो लैम्डा मिनिमम पॉइंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, ठीक है। आप कोई भी एटम चेंज कर दो, एलिमेंट चेंज कर दो या कंडीशन अलग कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज ना किया हो। अब ये तो सिंपल लॉजिक है, आप अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या लैम्डा मिनिमम और कम हो जाएगा, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कम करोगे तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अच्छे से समझते हैं इसको कि अगर मान लो मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा देता हूँ तो इससे होगा क्या, क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी फोटोन पे, क्या वो भी बढ़ जाएगा, मतलब क्या ई मैक्स मिलेगा, मतलब ई जो हमको मिल रहा है इक्वल टू एच न्यू वाला वो भी बढ़ जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो लैम्डा क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो देखो अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को मैं कम करूँगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कम, एनर्जी भी कम, तो क्या लैम्डा हमको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि लैम्डा मिनिमम डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये भाग तो हमको समझ आ गया। अब आगे का ग्राफ समझते हैं ना, ये जो दो पीक्स आई है और ये ऐसे कंटिन्यूस क्यों करवा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अभी तक का तो फंडा हमारा क्लियर है कि जो लैम्डा मिनिमम रहेगा वो VA के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस कर्व क्यों आ रहा है इस पे अपन चलते हैं। ठीक है, अपन ने क्या बोला कि अगर अपन VA का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देते हैं तो उसमें एनर्जी आती है E। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आती है KE, जिसमें से जो कन्वर्ट होती है वो एनर्जी कितनी रहती है हमारी, E रहती है। तो इससे क्या होता है, H न्यू वाला फोटोन निकलता है। ठीक, अब अगर मैं VA बढ़ा दूं, ठीक है, VA बढ़ाने से क्या होगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की कंडीशन लूं, ये मैक्सिमम की कंडीशन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन पहली बार टकरा के ही क्या करते हैं, अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना बहुत रेयर होती है, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हो, मतलब बहुत रेयरली होती है ये चीज़। तो ये तो मैक्स वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो बाकी टाइम क्या होगा, हमको E एनर्जी के फोटोन तो मिलेंगे, लेकिन क्या वो E मैक्स से कम होंगे। ठीक है, बहुत कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसका, E मैक्स से तो क्या होंगे, लेकिन कम होंगे। तो जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी फोटोन की वो भी क्या होगी, न्यू मैक्स से क्या होगी, कम होगी। मतलब जो हमको वेवलेंथ मिलेंगे बाकी सारे वो क्या होंगे, लैम्डा मिनिमम से ज़्यादा होंगे। तो हर प्रकार के हमको क्या मिल जाते हैं, वेवलेंथ मिल जाते हैं। एक तो क्या हुआ, वो ब्रेमस्टॉलिंग रेडिएशन से हमारे पास आया। दूसरा, एक रेंज ऑफ लैम्डा हमको क्या मिल रहा है, ऑब्टेन हो जा रहा है इससे। इस वजह से ये जो कर्व है ना, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना बाइफर्गेशन और कर लेते हैं, बस नाम का बाइफर्गेशन है और तो कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। हार्ड एक्सरेस क्या होते हैं और सॉफ्ट एक्सरेस क्या होते हैं। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक वाला नहीं है, इसका थोड़ा सा अलग बाइफर्गेशन है। ठीक है, अगर मान लो मैं VA बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी हमको मैक्स वाली मिलती है, या एक मैक्स वाली मिली मान लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो जो हमको E मिला वो भी क्या बढ़ गया, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, तो जो एनर्जी मिला फोटोन को क्या वो भी बढ़ गया। मतलब क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ गई और लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो, अगर किसी चीज़ का एनर्जी ज़्यादा रहता है, किसी रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी क्या पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन पावर मतलब अगर ये कोई स्लैब रखा हुआ है या ये कोई मटेरियल है, तो ये वेव के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, मतलब जो पास होने की टेंडेंसी रहती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। कब, जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो एक्सरेज जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो और लैम्डा या वेवलेंथ कम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी, इनकी वेवलेंथ कम रहेगी। कितनी कम रहेगी, इसका भी एक रेंज है, 0.1 से लेके हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड एक्सरेज। तो क्या अगर इसका न्यू ज़्यादा है तो क्या इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। अगर इसका न्यू ज़्यादा है तो इसकी क्या पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। सॉफ्ट एक्सरेज में उल्टा कर लो, VA मान लो मैं कम करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो एनर्जी वाला फोटोन मिल रहा है वो भी कम, तो न्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका क्या रेंज होगा, एक अप्रॉक्स रेंज होगा 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ऐसा ना कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है कि इसी को हार्ड एक्सरेज बोलेंगे, इसको सॉफ्ट एक्सरेज बोलेंगे। 10 एंगस्ट्रॉम वाले को अब तुम क्या बोलोगे, हार्ड बोलोगे कि सॉफ्ट बोलोगे, ऐसा कोई ना बाउंड्री नहीं है कि यार यही हार्ड एक्सरे है यही सॉफ्ट एक्सरे। बट हाँ, अगर एप्रिशिएबल लैम्डा उसका कम है और एनर्जी ज़्यादा है तो उसको हम हार्ड एक्सरेज बोल देते हैं, और लैम्डा अगर ज़्यादा है एनर्जी कम है तो उसको हम लोग सॉफ्ट एक्सरेज बोल देते हैं। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी, कम इसके कंपैरिजन में। यार विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है ना ये। ठीक है, अगर तुम वो स्पेक्ट्रम में याद होगा तो इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक पार्ट था बाइफर्गेशन का, वो ख़त्म हो गया। अब न्यूमेरिकल लगाते हैं अपन। ठीक है,
तो ये अपना क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सरे मशीन हुज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आर। पहला कंडीशन है जब ये 50,000 वोल्ट दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन है जब ये 10,000 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका अपन सॉल्यूशन बनाए तो क्या होगा, जो लैम्डा रहता है इसका अपन ने एक फॉर्मूला देखा था 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन वी एक्सेलरेटिंग। तो वी एक्सेलरेटिंग का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 50,000। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.248 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आ गया ना हमारे रेंज पे, एक्सरे के रेंज पे आ गया। अब इसी का अगर सेकेंड पार्ट देख लो तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12400 अपॉन 10,000 एंगस्ट्रॉम। ये 2 जीरो से ये गया, 100 करोगे तो ये क्या हो गया 1.24 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब इससे एक चीज़ समझ आ जा रही है हमको, ठीक है, कि अगर हमको एक्सरेज चाहिए तो हमको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो ऑफ द ऑर्डर किलो वोल्ट चाहिए भाई अपने को। अगर हमको एक्सरेज चाहिए तो उसके लिए जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का ऑर्डर है वो किलो वोल्ट के रेंज में रहना चाहिए, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, एक्सरेज मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ग्राफ दिया हमको। अब देखो तुमको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो कम वोल्टेज पे कभी कभी पीक्स हमको नहीं दिखती है, तो ये वो वाले कुछ ग्राफ्स है। ठीक है, इसमें हमको कंटिन्यूस कर्व दिख रहा है लेकिन वो स्पाइक्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उस पर और अलग से अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ये देखो इसमें क्या बोला है कि जब V1 पोटेंशियल था तो ये ग्राफ मिला, V2 पोटेंशियल था तो ये ग्राफ मिला। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, क्या V2 ग्रेटर देन V1, V1 ग्रेटर देन V2, क्या V1 इक्वल टू V2, या कैन नॉट कमेंट। ठीक है, तो अपने को जो फॉर्मूला पता है वो क्या था, जो लैम्डा मिनिमम रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रहता है। अपन ने ये बात की थी कि जो लैम्डा मिनिमम है वो सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, कोई मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पे करता है, VA पे डिपेंड करता है। अब देखो जब पोटेंशियल V1 था तो क्या ये था लैम्डा मिनिमम, और जब पोटेंशियल V2 था तब कितना था लैम्डा मिनिमम, ये था। अब ये बताओ लैम्डा 1 बड़ा है कि लैम्डा 2, ऑब्वियसली लैम्डा 1 क्या है, इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। ठीक है, तो अगर लैम्डा 1 बड़ा है तो क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V2 का बड़ा हो जाएगा V1 से। तो अपना आंसर क्या आ गया, ए, V2 इज ग्रेटर देन V1। सिंपल सा लॉजिक था, लैम्डा 1 लैम्डा 2, देखो लैम्डा 1 बड़ा है तो V1 कम होगा और लैम्डा 2 छोटा है तो V2 ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना ये है कि एक्सरेस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब एट अ गिवन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, द वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे हैज़ वैल्यूज फ्रॉम। ये जेई 1988 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 1998 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। अब अपने को ये पता है कि अपने पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू होती है भाई एक। ठीक है, कि कोई भी अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है हमारा, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है जो भी है, मान लो ये VA है, तो इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, एक लैम्डा मिनिमम का वैल्यू रहता है। तो जो लोअर लिमिट है वो तो हमारी क्या हो गई, लैम्डा मिनिमम हो गई। अब इससे लैम्डा मैक्स क्या रह सकता है, ये लैम्डा मैक्स यहाँ पे जो होगा वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये जो लैम्डा मैक्स है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा और लैम्डा मिनिमम है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पहली कंडीशन तो हो गई। अब लैम्डा मैक्स होगा कि इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेलरेट हो गया और किसी शेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। सपोज वो कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं किया, या मान लो अगर एनर्जी ट्रांसफर किया भी तो उसमें से जो भी एनर्जी ट्रांसफर हुई थी उसमें से फोटोन में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 0। मतलब जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी आई वो क्या हो गई, 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, लैम्डा मिनिमम टू इनफाइनाइट, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारा, उसको हम वर्बली ही डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरेज आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है टारगेट मटेरियल को। ठीक है, तो फिर वो 4 ऑप्शन दे दिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट मटेरियल को तो उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन बोला है इज कन्वर्टेड इनटू अ फोटोन। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन बोला है मे बी कन्वर्टेड इनटू अ फोटोन। थर्ड बोलता है इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और फोर्थ बोलता है मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इसके ऑप्शन जो सही होंगे वो मे बी वाले सही होंगे,
क्योंकि कोई भी हम नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो फोटोन में ही कन्वर्ट होगा या वो हीट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब वापस आते वो कर्व पे, ये कर्व हमारा कुछ ऐसा था, ऐसे करके ये जितने भी पार्ट है ना, ये इस पार्ट को, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस एक्सरेस। वहाँ जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब आप इसका हेडिंग भी डाल सकते हैं, कंटिन्यूस एक्सरेस। ये किस किस की वजह से आती है? जो इलेक्ट्रॉन टकराया एक्सेलरेट होके, वो कुछ भाग अपनी एनर्जी का क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फोटोन में, और डेफिनेट नहीं रहता कि कितना करेगा, उसकी वजह से एक रेंज ऑफ हमको फ्रीक्वेंसीज और लैम्डा मिल जाती है उसकी वजह से, और एक लैम्डा मिनिमम आता है, प्लस इसमें ब्रेमस्टॉलिंग रेडिएशन भी आता है, वो भी अपने को पता था। और इसके वजह से ये जो पोटेंशियल रहता है उसकी वजह से क्या होता है, ये लैम्डा कट ऑफ या लैम्डा मिनिमम अपने को एक वैल्यू मिलती है लैम्डा मिनिमम की। अब तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा होगा ना कि यार ये सब तो हो गया, ये स्पाइक्स क्यों आए भाई? तो इसकी चर्चा ना अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके जो नोट्स थे वो PDF में डाल दिए मैंने। अगर आप लेक्चर देखते देखते बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नोट्स को गो थ्रू कर लो और उससे अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर वो नोट्स भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई आपसे बात ही कर रहा है, कोई आपको वो नोट्स पढ़ते पढ़ते पढ़ा दे रहा है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर।